नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है कि इंडिया एयरलाइंस बिखरने के कगार पे है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया एयरलाइंस बिखरने के कगार पे नहीं है, क्योंकि इंडिया एयरलाइंस में सभी पार्टी अभी एक साथ हैं। और जहाँ तक विधानसभा के चुनाव है, तो विधानसभा में जिस पार्टी को जिस राज्य में बहुमत मिलने की संभावना होती है, वह पार्टी अकेले लड़ती है। तो कहीं कहीं उन्हें सफलता मिलता है, कहीं कहीं उन्हें सफलता नहीं मिलता। जैसे झारखंड में इंडिया एयरलाइंस की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अधिक सीटों पर लड़ी, तो अधिक सीटें भी जीती। कांग्रेस पार्टी को उतना सफलता नहीं मिली। आरजेडी का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा। और जो भी इस पार्टी में जो भी इस एलायंस में शामिल थे, उनको अच्छी सफलता मिली। लेकिन आज यह चर्चा का विषय बन गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया एयरलाइंस का नेतृत्व करें, जिसका सुझाव माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने और शरद पवार जी ने भी कहा है। इन लोग का कहने का मतलब यह इसलिए है कि ताकि ममता बनर्जी के कारण जो देश का जो महिला वोट है वो कंसोलिडेट हो और इंडिया एयरलाइंस को मिले। एक चीज़ और है कि लालू जी को यह भी डर सता रहा है मेरे समझ से कि ममता बनर्जी जो बिहार बंगाल का जो सीमांचल का इलाका है, वहाँ न अपने कैंडिडेट खड़ा कर दे, जिससे जो आरजेडी का कंसोलिडेटेड वोट है वो बिखर जाए और बिखर सकता भी है। जैसे असुद्दीन ओवैसी जी के आने के कारण उनकी वोट पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अभी जो सुराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर ने अपनी जो कैंडिडेट को दिया, उससे भी उनको नुकसान पहुंचा, क्योंकि उनका बिहार में जो 2 सीट रामगढ़ और एक तरारी था, वो भी उनकी पार्टी हार गई। लेकिन यह समझ में मुझे नहीं आता है कि जब वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव जी को और लालू प्रसाद यादव जी को कहते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, तो फिर क्यों वहाँ पे दूसरे कैंडिडेट को देते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि आरजेडी के जो लीडर हैं, जो नेतृत्व करता है, वो पैसा लेकर के टिकट बांटते हैं, इस कारण उनका कैंडिडेट हारता है। जैसे गया लोकसभा में कुमार सर्वजीत का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था, क्योंकि वहाँ के यादवों का कहना है कि जो इनके पिता राजेश कुमार या राजेश पासवान ने बहुत गया लोकसभा क्षेत्र के यादवों की हत्या करवाया, जिसमें एक सरघाटी के बलराम यादव जी का भी नाम आता है। इसके कारण वहाँ के यादव विरोध कर रहे थे, फिर भी कुमार सर्वजीत को टिकट दिया गया, जिसके कारण बुरी तरह उनकी हार हुई। इतना ही नहीं, इमामगंज में भी जिस कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए था, उसको इन्होंने दिया नहीं। इसी कारण वहाँ पे जो सुराज पार्टी का जो कैंडिडेट रहा, वो अच्छा वोट लाया। इसी तरह बेलागंज विधानसभा में भी सुराज पार्टी के कैंडिडेट अमजद मुखिया जी को अच्छा खासा वोट आया। तो इसमें नेतृत्व करता क्या करेगा। अब किसी को भी नेतृत्व करता या नेता बना दे, उससे क्या होने वाला। जो जड़ है उसको पकड़ नहीं रहे कि आखिर हार क्यों हो रही। एक समय था कि लालू जी जिसको
सर पे हाथ रख देते थे वो बन जाता था। आज है कि इनका कोई बात सुनने वाला नहीं। तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती है या इंडिया अलायंस के नेतृत्व की क्या गलती है? और जहाँ तक ममता बनर्जी जी की बात है, वो खुद इच्छुक हो रही हैं कि मैं नेतृत्व करूँगा, तो अपने मुँह या मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया अलायंस एक पार्टी की अलायंस नहीं है। इसमें सब पार्टियों की अलायंस है। इस चलते एक सामान्य बैठक के द्वारा नेता चुना जाए। अगर मान लिया जाए कि अगर कांग्रेस की इतनी बुरी हालत रहती तो फिर वायनाड का सीट इतना भारी वोट से नहीं जीतता, नांदेड़ का सीट बीजेपी से नहीं छीनता। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोकसभा के इलेक्शन में इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ेगी, बशर्ते कि इनमें जो शामिल पार्टी है वो अपना एक कोऑर्डिनेशन बनाए और इशूज पे आए। और मान लिया जाए महाराष्ट्र की हार हुई, तो मैं पहले भी बोला था कि जहाँ जहाँ शरद पवार जी की पार्टी का क्षेत्र है वहाँ पे इनको ज़्यादा सीट पे लड़नी चाहिए। उसके बाद उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उनको ज़्यादा लड़ना चाहिए, सीटों पर लड़नी चाहिए। और कांग्रेस को वहाँ पे कम सीटों पर लड़ने की आवश्यकता थी। इसका कारण ये है कि जिस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उनको वोट देता, दूसरे पर उतना ध्यान नहीं देता। तो उसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस के जो पार्टियां हैं, जैसे मान लिया दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा, तो हो सकता है कि इनकी सरकार वापसी कर भी सकती है। क्योंकि विधानसभा की कंस्टिट्यूंसी छोटी छोटी होती है, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा चुका हूँ। क्योंकि अगर विधानसभा में किसी कैंडिडेट को 60,000 से भी लीड मिलता है या 600 वोट से भी लीड मिलता है तो विनिंग कैंडिडेट हो जाता है। जबकि एक लोकसभा में कम से कम 6 से 7 विधानसभा आता है और एक विधानसभा में कोई कैंडिडेट 60,000 से लीड करता है। इसी तरह से किसी कंस्टिट्यूंसी में 30,000 से लीड करता है, तो ओवरऑल वोट पर अगर उसका लीड अधिक मिल जाता तो विजय हो जाता। तो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में अंतर है। अगली बात कि जो पार्टियां जिस राज्य में मजबूत हैं, मान लिया जाए कि आरजेडी बिहार में मजबूत है, तो कांग्रेस को अपनी सीटों के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, त्यागना चाहिए। जैसे पिछला बार उनको 70 सीट इस कारण नीतीश कुमार दिला दिए थे। इसके पहले भी चूँकि नीतीश कुमार के ही देन थी, उनको ज़्यादा सीटें दिलवाई। तो फिर जो 2020 का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने 70 सीटों पे लड़ी, लेकिन उनको मात्र 30 से भी नीचे सीटों पर सफलता मिली। शायद वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट रहते तो ज़्यादा सीटें जीतती। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन के अनुसार सीटों का तालमेल विधानसभा में अच्छा से करे। जिस पार्टी की जहाँ स्थिति मजबूत है वहाँ वो पार्टी अधिक सीटों पर लड़े तो उनकी विजय की संभावना ज़्यादा है, तभी सरकार बन पाएगी। शायद झारखंड में आरजेडी और कम्युनिस्ट और अधिक सीटों पर लड़ते तो इनकी जीत ज़्यादा होती। और आरजेडी 11 सीट की मांग कर भी रही थी लेकिन नहीं मिला। और जहाँ तक लोकसभा की चुनाव की बात है, तो कांग्रेस के बिना इंडिया अलायंस में जो छोटी छोटी रीजनल पार्टी है वो सफल नहीं हो सकते। जैसे मान लिया जाए 2009 के चुनाव में
लालू प्रसाद यादव जी और रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपना कोऑर्डिनेशन बना करके चुनाव लड़ा तो आरजेडी मात्र 5 सीट जीती, जिसमें 4 राजपूत एमपी थे और एक लालू प्रसाद यादव जी थे। तो जहाँ तक इनको वोट पर पकड़ की बात है, तो इनकी भी पहले की तरह बिहार में यादवों पर वोट के लिए उतना पकड़ नहीं है, क्योंकि हर पार्टी में यादव नेता हैं, जैसे नित्यानंद राय जी है, भूपेंद्र यादव जी है जो बीजेपी से हैं, फिर जनता दल यू में विजेंद्र यादव जी है, रणधीर यादव जी हैं। इनके कारण भी इनका वोट का बिखराव हुआ है तो इस चलते लोकसभा के जो निर्वाचन में कांग्रेस के बिना पूरे देश में इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। इस चलते कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है। और इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी कहीं कोई नहीं जा रहा है। जैसे कबीर दास का दोहा भी है, कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाये, यही तत् कहे ज्ञानी। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से लोग कि घड़ा में पानी है, पानी में घड़ा है, माने दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। उसी तरह से इंडिया अलायंस में सब पार्टी का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। ये चलते आपसी मतभेद को दूर करते हुए, अपना कोऑर्डिनेशन बनाते हुए विधानसभा के इलेक्शन अपनी आंतरिक पार्टी के रिपोर्ट पर चुनाव लड़े और उस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए जिनको जनता चाहती है, कार्यकर्ता कहती है, तभी सफल होइएगा। अगर टिकट बेच के पैसा कमाना है तो कमाते रहिए, फिर आपको एक कुत्ता भी नहीं पूछने वाला मिलेगा और सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोग को ही होगा। अरे हम लोग तो एक सुझाव देने वाले आदमी हैं और मैं नहीं, हम लोग सब चाहते हैं कि देश में धर्मनिरपेक्ष सरकार बने और सबकी इज्जत आबरू सुरक्षित रहे। थैंक्स।